है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन आज का क्लास बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे आरबीआई बैंक के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई बैंक के महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं, तो उनके बारे में आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरा ये वादा है कि आज का क्लास आपको बेहतरीन लगेगा। तो आप पहले देख लीजिए क्लास, उसके बाद बताइएगा कि आपको बेहतरीन लगा कि नहीं लगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं साथियों आज के टॉपिक पे। तो मेरा टॉपिक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं। तो बैंक के इनके पीछे कुछ कहानियां हैं, थोड़ा मैं वो बता देता हूं। साथियों, भारत में बैंकिंग प्रणाली जो है वो ब्रिटिश शासन के समय ही चालू हुआ था, क्योंकि भारत में प्रथम जो बैंक हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उनका स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली में फिर पीएनबी का स्थापना हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक, और इनका स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार से जो है बैंकिंग प्रणाली भारत में धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो इसमें अर्थव्यवस्था जो है बहुत सारे देशों का दयनीय स्थिति में आ गया था, यानी बहुत ही गड़बड़ा गया था। तो साथियों, इसके लिए क्या किया गया था कि इन सभी बैंकों की देखरेख के लिए एक केंद्रीय बैंक का ज़रूरत पड़ गया था अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु। तो इसी के द्वारा जो है आरबीआई के लिए जो है सिफारिश किया जाता है, उसके बाद इसका स्थापना होता है। तो साथियों देखिए, यह जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी पीएनबी, एसबीआई, जितने सारे बैंक हैं सभी का बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। यानी इन सभी बैंकों का बाप जो है वो आरबीआई है। तो साथियों, इनके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश के द्वारा जो है एक केंद्रीय बैंक के लिए 1920 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग का स्थापना किया था, और इन्होंने 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ और एक केंद्रीय बैंक के लिए इन्होंने सिफारिश किया था 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में सिफारिश किया था हिल्टन यंग आयोग एक केंद्रीय बैंक के लिए, अर्थात आरबीआई के लिए, यानी एक केंद्रीय बैंक के लिए सिफारिश किया था हिल्टन यंग आयोग 1926 ईस्वी में। लेकिन इसका स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। उसके बाद साथियों, इसके बाद आरबीआई एक्ट आता है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट आता है, अधिनियम, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को, इसी अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है आरबीआई का स्थापना होता है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। लेकिन इसका सिफारिश किया था हिल्टन यंग कमीशन 1926 ईस्वी में। सिफारिश हुआ था 1926 में, और ये आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो साथियों, इसके बाद देखिए इनका मुख्यालय के बाद चलते हैं। तो इनका मुख्यालय जो है उस समय, यानी जब स्थापना हुआ तब से लेकर 1937 ईस्वी तक, 1937 ईस्वी तक जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में था, कोलकाता में। यानी 1937 तक इसका स्थापना
ये मुख्यालय कोलकाता में था, और उसके बाद इसका स्थापना, ये मुख्यालय जो है वर्तमान में मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। यानी 1937 के बाद जो है इसका मुख्यालय मुंबई में बना दिया गया। तो इतना जानकारी ले लिए। उसके बाद साथियों, ये बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, क्योंकि आरबीआई 1935 ईस्वी से जो है यह प्राइवेट बैंक के रूप में काम कर रहा था। तो जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, तब यह जो है सरकार के अधीन आ गया था और सरकार के अधीन यह कार्य करने लगा था 1 जनवरी 1949 ईस्वी से। उसके बाद साथियों, इनका जो है स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय जो है इनका ब्रांच जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी 4 इसका स्थानीय निकाय है। 4 जगह पर इनका स्थानीय निकाय है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद देखिए, इसमें जो है एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर। यानी आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो साथियों, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और उसके बाद आरबीआई के पहले गवर्नर, ये भारतीय, अगर भारतीय लगा रहे तो होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर लगा रहे, अगर भारतीय लगा रहे तो होगा सीडी देशमुख। ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और पूछा जाए कि किसके समय में बैंकों का जो है, ये जो आरबीआई बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो यह जो है सीडी देशमुख ही थे। सीडी देशमुख के समय में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। उसके बाद साथियों, आरबीआई के जो है वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25वें क्रम के, और वो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यानी आरबीआई के वर्तमान में अभी जो गवर्नर है 25वें नंबर के हैं वो है शक्तिकांत दास। अगर साथियों लगा रहे कि जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण, उस समय आरबीआई के गवर्नर अगर पूछा जाए तो उस समय गवर्नर होगा LK झा। यानी 1969 ईस्वी में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे LK झा, और वर्तमान में है 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। ये था आरबीआई का प्रमुख बिंदु। अब साथियों, आरबीआई के कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि आरबीआई का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन कौन सा काम है। तो आरबीआई का जो है सबसे प्रमुख जो काम है वो देखिए, पहला इसका जो काम है कि यह सरकार का बैंक तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। अर्थात यह जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह जो है भारत सरकार को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी भारत सरकार को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद साथियों, सरकार को जो है
आर्थिक मामले में, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक मामले में जो है सलाह देने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार को ऋण देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और आर्थिक मामले में जो है वित्तीय सलाह देने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का सरकार का बैंक तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर में, दूसरा नंबर है कि यह जो है नोट छापने का काम इसका है। दूसरे नंबर में इनका प्रमुख कार्य है नोट छापने का। तो साथियों आरबीआई जो है नोट छापने का काम करता है आरबीआई ही, क्योंकि सभी बैंकों का बैंक आरबीआई है। तो नोट छापने का काम भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नोट को छापा जाता है और प्रमुख बैंकों के बीच दिया जाता है। तो हम सब जो लेते हैं या जमा करते हैं वो अदर बैंक के पास जमा करते हैं, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक, यानी इन सभी बैंकों के पास हम लोग जमा करते हैं। लेकिन वो नोट छापने का काम जो करता है आरबीआई ही करता है। नोट पर आरबीआई के ही गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद क्या है साथियों कि आरबीआई नोट छापने का तो काम करता है, लेकिन यह जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार, यानी आरबीआई अधिनियम जो 1934 में आया है, इनमें इनके लिए कुछ शर्तें दिया गया है कि यह जो है किस प्रकार के नोट छापने का काम करेगा। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार यह जो है 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक के नोट छापने का प्राधिकारी है। यानी आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह 2 रुपया से लेकर 10,000 तक के नोट छापने का काम कर सकता है। और उसके बाद क्या नियम है कि आरबीआई जो है वर्तमान में 2 रुपया से लेकर 2,000 तक के रुपया का छपाई करता है। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई जो है 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक के नोट छाप सकता है। इसके लिए वह प्राधिकारी है, लेकिन छापता है कितना? 2 रुपया से 2,000 रुपया तक के नोट, यानी 2 रुपया से 2,000 रुपया तक के नोट का छपाई का काम करता है आरबीआई। लेकिन छाप सकने का जो है उसका प्राधिकारी है, यानी छाप सकने का जो काम है 2 रुपया से 10,000 रुपया तक, यानी 2,000 से 10,000 रुपया तक के नोट वो छाप सकता है। लेकिन छापता है कितना? 2 रुपया से 2,000 रुपया तक के नोट। उसके बाद साथियों आरबीआई जो है नोटों का छपाई जो करता है वो करता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अनुसार। अब देखिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है क्या? तो साथियों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली वह बिंदु है कि आरबीआई नोट छपाई करने से पहले वो जो है उनके पास कितना मूल्य के रुपये आवश्यक है, यानी कितना उनके पास जो है धन रहना चाहिए, उसके बाद ही वह नोट छाप सकता है, अन्यथा नहीं। तो आरबीआई जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अनुसार से कम उनके पास 200 करोड़ की पूंजी रहना अनिवार्य है। यानी आरबीआई के पास 200 करोड़ की पूंजी रहना अति आवश्यक है, इसके बाद ही वह नोट छपाई कर सकता है। और 200 करोड़ की पूंजी में देखिए क्या क्या है। 200 करोड़ के पूंजी में आरबीआई के पास 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार रहना आवश्यक है। 200 करोड़ में 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि भारत का व्यापार जो है विदेशों के साथ चलता है, तो विदेशी रुपया का जो रहना है भारत में अति आवश्यक है। तो वो रखने का काम जो करता है आरबीआई ही करता है। तो 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार रहना अति आवश्यक है और 115 करोड़ का स्वर्ण रहना आवश्यक है। यानी 115 करोड़ का स्वर्ण रहेगा, गोल्ड रहेगा, और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार, तो दोनों मिलाकर हो गया 200 करोड़। तो इनके पास 200 करोड़ जब तक रुपया नहीं रहेगा तब तक ये नोट का छपाई नहीं करेंगे। यानी 200 करोड़ इनके पास हर हमेशा रहना अति आवश्यक है।
तभी यह नोटों का छपाई कर सकता है। और उसके बाद देखिए तीसरा इनका जो है क्या कार्य है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। अभी मैंने देखा कि इनका काम है कि ये जो है 85 करोड़ विदेशी मुद्रा इनके पास भी रहना अति आवश्यक है। तो वही बात है कि विदेशी मुद्रा का मुद्रा भंडार का जो है संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि भारत का व्यापार विदेशों के साथ चलता है तो भारतीय रुपया विदेश में भी जाता है, विदेशी रुपया भारत में भी आता है। तो इस प्रकार से जो है विदेशी रुपया भारत में रहेगा तभी तो एक दूसरे के साथ व्यापार बन सकता है। तो इसीलिए विदेशी मुद्रा के जो है भंडार का संरक्षण यानी उनको रखने का जिम्मेदारी आरबीआई का ही है। ये आरबीआई का प्रमुख कार्य है। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि आरबीआई जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है कौन? आरबीआई। देखिए होता क्या है, अगर सभी व्यावसायिक बैंकों के पास जो है रुपया का कमी आ जाएगा तो वह अंतिम रूप से ऋण देने का काम जो है कौन करेगा? आरबीआई करेगा। यानी बैंकों के पास अगर रुपया की कमी हो जाएगा तो इनको अंतिम रूप से ऋण देने का काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करना। और उसके बाद साथियों समाशोधन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई। देखिए समाशोधन एजेंसी के रूप में काम करता है, ये है क्या? तो साथियों ये समाशोधन एजेंसी यानी कोई भी समस्या का समाधान जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। मुद्रा में अगर किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान होगा तो यह इनका संशोधन जो है समाशोधन यह आरबीआई के द्वारा ही किया जाएगा। कैसे? अगर जो है आपके पास एसबीआई का चेक है, एसबीआई का चेक है, अगर आप पीएनबी में इसे भुनाते हैं, पीएनबी के पास जाते हैं भुनाने के लिए, तो आपको 10 लाख का चेक है एसबीआई का और पीएनबी से आप ले लेते हैं। तो आपका अकाउंट यानी आपका चेक है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और आप जो है पंजाब नेशनल बैंक में जाके भुना लेते हैं। तो आप जो 10 लाख रुपया एसबीआई का रुपया पीएनबी से लिया तो इनको आदान प्रदान करने का काम कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। आप तो इनसे ले लिए लेकिन इनका जो है रुपया इनके पास कौन देगा? आरबीआई देगा। और आप अगर इनसे इनका रुपया आप यहाँ निकाल लेते हैं तो इनको रुपया भरने का काम कौन करेगा? यहाँ निकाल लेते हैं तो इनको भरने का काम करेगा आरबीआई। यानी दोनों के समस्याओं के समाधान कौन करता है? आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये था कार्य। अब उसके बाद साथियों रिजर्व बैंक इंडिया का एक प्रमुख कार्य है साख संतुलन को बनाए रखने का काम। यानी मार्केट में साख सृजन का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और साख जो है बनाए रखने का काम, इनको संतुलित करने का कार्य जो है आरबीआई का ही है। अब कैसे कि आरबीआई जो है साख संतुलन को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति का जो है घोषणा करता है। मौद्रिक नीति क्या है साथियों? मौद्रिक नीति है मुद्रा के तरलता का जो है प्रसार यानी मुद्रा का तरलता, बाज़ार में कितना मुद्रा का प्रसार होगा, यह तरलता इनका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी बाज़ार में मौद्रिक नीति को जो है आरबीआई के द्वारा लाया जाता है साख को संतुलन करने के लिए, यानी मुद्रा के प्रसार को कम या बढ़ावा के लिए आरबीआई जो है साख सृजन का काम करता है। इसके लिए वो मौद्रिक नीति का घोषणा करता है। तो साथियों ये था मेरा आज का क्लास। तो बताइएगा कमेंट में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो साथियों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों आज यहाँ तक रहेगा। फिर अगले क्लास में हम आरबीआई से संबंधित जो दरें होते हैं, जो रेट होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो धन्यवाद।